नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सीजीआई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, लेकिन रिटायरमेंट से पहले वो अपनी कुछ अलग छवि बनाना चाह रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। कुछ दिन पहले वो पीएम मोदी के साथ खुद के घर में आरती कर रहे थे और अब उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि जिससे लोग उन्हें संविधान की याद दिला रहे हैं। सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा है कि अयोध्या विवाद के समाधान के लिए वो भगवान के सामने बैठे थे और मामले में फैसला लेने से पहले भगवान से प्रार्थना की थी और मदद मांगी थी। उन्होंने कहा कि अगर किसी में आस्था है तो भगवान उसका समाधान निकाल लेंगे। उन्होंने कहा कि अक्सर हमारे पास मुद्दे होते हैं लेकिन हम समाधान पर नहीं पहुंच पाते हैं। अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ था जो 3 महीने तक मेरे सामने था। मैं भगवान के सामने बैठा और उनसे कहा कि उन्हें समाधान खोजने की जरूरत है, जिसके बाद लोग सीजीआई के बयान पर सवाल उठा रहे हैं और उन्हें संविधान की याद दिला रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर न्याय करना चाहते तो आप बाबा साहेब के संविधान के सामने बैठते। इतिहास आपको याद रखेगा न्यायमूर्ति जी। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या सीजीआई कबूल कर रहे हैं कि बाबरी मस्जिद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आस्था की बुनियाद पर दिया गया था। बता दें, कुछ दिन पहले जस्टिस काटजू ने भी संविधान की जरूरत नहीं बताई थी और अब सीजीआई संविधान के बजाय आस्था की बात कर रहे हैं। सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर और बाबरी मस्जिद पर फैसला देने से पहले भगवान से समाधान के लिए प्रार्थना की थी। उन्होंने कहा था कि मैं भगवान के सामने बैठा और उनसे कहा कि उन्हें समाधान खोजने की जरूरत है, जिसके बाद उनके इस बयान पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस जज मार्कंडे काटजू ने तंज कसा है। उन्होंने सीजीआई चंद्रचूड़ का बयान लिखा है और साथ में लिखा है, चूंकि मैं नास्तिक हूं तो मुझे लगता है कि मेरे सभी फैसले गलत रहे होंगे। सीजीआई चंद्रचूड़ को लेकर सपा नेता और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने कुछ ऐसा कहा जिस पर बवाल हो गया। हालांकि बवाल तो सीजीआई के बयान पर भी हो रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि रामगोपाल यादव ने सीजीआई के लिए अपशब्द कहे। हालांकि बाद में वो पलट गए। दरअसल रामगोपाल से अयोध्या विवाद को लेकर सीजीआई की टिप्पणी पर सवाल पूछा गया था कि सीजीआई ने कहा है कि उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी। इस पर कहा जा रहा है कि रामगोपाल जी ने सीजीआई के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। जब भूतों को जिंदा करते हो, मुर्दों को करते हो तो वो भूत बन जाते हैं और जस्टिस के पीछे पड़ जाते हैं। आप कहाँ हैं? आपको अभी भी बाबरी मस्जिद और मंदिर दिख रहा है? अरे छोड़ो, तमाम डैश डैश इस तरह की बातें करते रहते हैं, तो क्या मुझे उन्हें संज्ञान में लेना चाहिए? हालांकि जब रामगोपाल यादव की ओर से सीजीआई को लेकर दिए बयान पर काफी विवाद हो गया, सपा सांसद से जब इस बाबत पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सीजीआई को लेकर ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं। उनसे बहराइच हिंसा को लेकर सवाल किया गया था। रामगोपाल यादव ने कहा कि मुझसे सीजीआई के बारे में किसी ने कुछ नहीं पूछा था। प्रधान न्यायाधीश काफी सम्मानित और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, मैंने उन पर कोई टिप्पणी नहीं की। मुझसे बहराइच के बारे में पूछा गया था और मैंने उस पर ही जवाब दिया था। वहीं कुछ बड़े बड़े टीवी चैनल्स कंटेम्प्ट चार्ज लगने तक की बात कर रहे हैं। सीजीआई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में अपनी जिम्मेदारियों से रिटायर्ड हो रहे हैं। रिटायरमेंट से पहले उन्होंने अयोध्या के राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद को लेकर जो बयान दिया है उससे बवाल हो गया। कांग्रेस नेता डॉक्टर उदित राज ने सीजीआई के बयान की जमकर आलोचना की। उदित राज ने कहा है कि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने कहा कि उन्होंने अयोध्या मुद्दे के समाधान के लिए भगवान से प्रार्थना की थी। अगर उन्होंने कुछ और मुद्दों के लिए प्रार्थना की होती तो वो भी हल हो जाते। जैसे आम आदमी को बिना पैसे के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिल सकता है, ईडी, सीबीआई और आईटी का दुरुपयोग बंद हो जाता। बहराइच हिंसा पर दिए गए बयान को लेकर पूर्व बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। एक कार्यक्रम के दौरान नूपुर ने मंच से ही हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा की हत्या को लेकर गलत तथ्य बताए, जिसके बाद बवाल मच गया। उन्होंने कहा था कि बहराइच में रामगोपाल मिश्रा को 35 गोली मारी गई, नाखून उखाड़ लिए गए, पेट फाड़ दिया, उसकी आंखें निकाल ली गई। क्या हमारे देश में झंडा हटाने के लिए कानून किसी की हत्या करने की इजाजत देता है? इसके साथ ही नूपुर शर्मा ने बोला, ये कोई साधारण बात नहीं है। इसको लेकर आप लोगों को पहले देश के बारे में और फिर अपने धर्म के बारे में सोचना पड़ेगा। बुलंदशहर में आयोजित महासभा के दौरान जब नूपुर शर्मा मंच पर भाषण दे रही थीं, उस दौरान उसी मंच पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल और पूर्व केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्रा भी मौजूद थे। हालांकि विवाद के बाद नूपुर शर्मा ने कहा है कि रामगोपाल मिश्रा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जानकारी उन्हें नहीं थी। उन्होंने कहा कि दिवंगत रामगोपाल मिश्रा जी के बारे में जो मैंने मीडिया में सुना था वही मैंने दोहराया। मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के स्पष्टीकरण के बारे में नहीं पता था। मैं अपने शब्द वापस लेती हूं और क्षमा मांगती हूं।
बता दें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ बताया है कि गोली से मौत हुई थी। नाखून निकालना, आंखें निकालनी जैसी बातें अफवाहें हैं जो टीवी न्यूज चैनल्स चला रहे थे और एंकर्स ट्वीट भी कर रहे थे। झारखंड चुनाव से पहले इंडिया ब्लॉक की एकता और अखंडता खतरे में है। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया ब्लॉक में शामिल प्रमुख सहयोगी दल आरजेडी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। आरजेडी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस द्वारा राज्य की 81 में से 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा को लेकर शनिवार को निराशा जताई। वहीं रविवार को आरजेडी सांसद मनोज झा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कर दिया कि हमें झारखंड में 12 से 13 सीटों से कम स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा कि जब सभी दल के नेता रांची में ही मौजूद हैं तो हम इस बात से दुखी हैं कि गठबंधन की बनावट की प्रक्रिया में हमें शामिल नहीं किया गया। उन्होंने आगे कहा कि सारे फैसले मैगी 2 मिनट्स नूडल नहीं होते, हमारे पास तमाम विकल्प खुले हैं। यानी आरजेडी ने बगावती सुर अपना लिए हैं, वो अपने नए विकल्प तक की बात कर रहे हैं, जिसके बाद आरजेडी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कुछ लोग तो इसको लेकर ये तक कह रहे हैं कि क्या आरजेडी की किसी के साथ डील तो नहीं हो गई है। कुछ का कहना है कि लालू नहीं चाहते कि उनकी अगली पीढ़ी भी लैंड फॉर जॉब जैसे मामलों में फंसी रहे और ईडी जैसी एजेंसियां पीछे पड़ी रहें, इसलिए वो कुछ समय के लिए डील भी कर सकते हैं और अपना रास्ता साफ करना चाह सकते हैं। बता दें, लोकसभा चुनाव में साथ लड़ने वाले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पिछले दिनों रांची में मौजूद थे। रांची के जिस होटल में हेमंत सोरेन राहुल गांधी से मिलने गए, वहीं तेजस्वी भी ठहरे हुए थे, लेकिन वो राहुल गांधी से नहीं मिले। इसके बाद ये विवाद बढ़ता दिख रहा है। कहा तो ये तक जा रहा है कि नीतीश कुमार के वापस इंडिया में आने पर आरजेडी कथित तौर पर अड़ंगा लगा रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से पहले संजय राउत ने कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों पर बयान दिया। महाविकास आघाड़ी के घटक दल शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय और बीजेपी से भी बड़ी पार्टी है। अलग अलग देशों में भी कांग्रेस के नाम से कई पार्टियां हैं, तो बड़ी पार्टियों से हम क्या बात करेंगे। दिल्ली में उनके हाईकमांड से बात हो रही है। महाराष्ट्र के सभी नेता हमारे मित्र हैं। बता दें, महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार गुट महाविकास आघाड़ी का हिस्सा हैं। संजय राउत ने बीजेपी को लेकर कहा कि बीजेपी अंतर्राष्ट्रीय पार्टी है, उनसे हमारी जमी नहीं, अंतर्राष्ट्रीय पार्टी से हम क्या बात करेंगे। आंध्र प्रदेश में अब ज्यादा बच्चे पैदा करने पर जोर दिया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू राज्य में युवा आबादी बढ़ाने के लिए कानून बनाने की योजना बना रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि जो लोग ज्यादा बच्चा पैदा करेंगे उनका प्रोत्साहन किया जाएगा। चंद्रबाबू नायडू ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार एक ऐसा कानून लाने की योजना बना रही है जिसके तहत केवल 2 या उससे अधिक बच्चों वाले लोग ही स्थानीय निकाय चुनाव लड़ सकेंगे। उन्होंने राज्य की बढ़ती उम्र की आबादी और देश के डेमोग्राफिक बैलेंस पर इसके दीर्घकालिक प्रभाव पर चिंता व्यक्त की। दक्षिणी राज्यों, खासकर आंध्र प्रदेश की बढ़ती उम्रदराज आबादी के बारे में चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दंपतियों से अधिक बच्चे पैदा करने का आग्रह किया। उन्होंने पहले भी इसी तरह की चिंताएं व्यक्त की हैं। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में आबादी की औसत आयु अभी 32 वर्ष है, लेकिन 2047 तक ये 40 वर्ष हो जाएगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने लोगों से ज्यादा बच्चा पैदा करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि नवविवाहित जोड़े 16 बच्चे पैदा करें। उन्होंने कहा कि हमारी आबादी कम हो रही है, जिसका असर हमारी लोकसभा सीटों पर भी पड़ेगा, इसलिए हम 16 बच्चे पैदा करें। खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने सोमवार को यात्रियों को 1 से 19 नवंबर तक एयर इंडिया की उड़ानों में यात्रा न करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि इन तारीखों के दौरान एयर इंडिया की उड़ान पर हमला हो सकता है, जो सिख नरसंहार की 40वीं बरसी के रूप में सिख समुदाय याद करता है। कनाडा और अमेरिका की दोहरी नागरिकता रखने वाले सिख फॉर जस्टिस के संस्थापक ने पिछले साल इसी समय के आसपास इसी तरह की धमकी जारी की थी। ये शख्स भारत में आतंकवादी के रूप में दर्ज है। सोमवार की सुबह एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता का स्तर खराब से बहुत खराब की श्रेणी में दर्ज हो गया। राजधानी दिल्ली में हर साल सर्दियों के मौसम के शुरू होने के साथ ही वायु प्रदूषण की समस्या देखने को मिलती है। इस साल भी सर्दियों की शुरुआत के साथ ही दिल्ली में हवा की गुणवत्ता का स्तर बिगड़ने लगा है। सोमवार को दिल्ली के अधिकतर जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 से भी ऊपर है, जो कि खराब की श्रेणी में आता है। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा के स्पीकर माइक जॉनसन ने यह पुष्टि की है कि अमेरिका ईरान पर इजरायली हमले की योजना से जुड़े लीक दस्तावेजों की जांच कर रहा है।
लीक हुए दस्तावेज में ईरान पर इजरायली हमले की योजनाओं को लेकर अमेरिकन आकलन मौजूद था। कथित तौर पर पिछले हफ्ते लीक हुए दस्तावेजों को ऑनलाइन पब्लिश भी कर दिया गया। पिछले हफ्ते पब्लिश हुए दस्तावेजों में 1 अक्टूबर को हुए ईरान के मिसाइल हमले के जवाब की तैयारी करने के लिए इजरायली मिलिट्री की तस्वीरें शामिल थीं। बीबीसी के अमेरिकी सहयोगी CBS के मुताबिक इन दस्तावेजों को केवल अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के 5 आइज खुफिया गठबंधन के साथ ही साझा किया जा सकता है। इजराइल और हिजबुल्लाह लगातार एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। इजराइल ने बीरूत के कई जगहों पर बमबारी की है। इजराइल के निशाने पर हिजबुल्लाह की मदद करने वाले बैंक और अन्य संस्थान हैं। इस हमले से पहले ही इजराइल ने चेतावनी जारी कर दी थी कि वो 24 इलाकों पर हमला करने की योजना बना रहा है। इजराइल डिफेंस फोर्स यानी IDF ने बता दिया था कि उनके निशाने पर हिजबुल्लाह का समर्थन करने वाले बैंक होंगे। बेरूत के दक्षिण इलाके में आने वाले दहिया शहर में इजराइल ने 8 हवाई हमले किए हैं। इस इलाके को हिजबुल्लाह के नियंत्रण बताया जाता है। लेबनान के सरकारी मीडिया का भी कहना है कि देश के पूर्वी हिस्से में हमला हुआ है। उधर हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसने रविवार को इजराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए कई रॉकेट्स दागे थे। रूसी रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि रूस की वायु रक्षा यूनिट्स ने रात भर में 18 यूक्रेनी ड्रोनों को नष्ट कर दिया है। मंत्रालय ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर कहा कि 11 ड्रोन रोस्तोव क्षेत्र में गिराए गए, जबकि बाकी ब्रांस्क, कुर्स्क और ओरियोल क्षेत्र में नष्ट कर दिए गए। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने सिर में चोट लगने की वजह से अपनी आगामी रूस की यात्रा को रद्द कर दिया है। उन्हें रूस में आयोजित होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेना था। शनिवार को ब्राजील के राष्ट्रपति अपने घर में हुई एक दुर्घटना का शिकार हो गए, जिसमें उनके सिर में चोट आई। लूला डा सिल्वा को रविवार को ही ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूस रवाना होना था। बता दें, ब्रिक्स 5 विकासशील देशों का एक समूह है, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। अदार पूनावाला के नेतृत्व वाले सिरीन प्रोडक्शन और बॉलीवुड के मशहूर निर्माता निर्देशक करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के बीच साझेदारी हुई है। अदार पूनावाला ने धर्मा प्रोडक्शन में 2000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इस निवेश के जरिए पूनावाला ने धर्मा प्रोडक्शन में 50% की हिस्सेदारी खरीदी है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।